हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया जो हर वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं। कई वर्षों के पेपर देखने के बाद मुझे ये पता चला कि कौन सी ऐसी सेंट्रल आइडिया है जो आपको पढ़नी चाहिए और जिसके पढ़ने के बाद वो बोर्ड में आ जाए, जिससे आपका टाइम नुकसान ना हो, क्योंकि कई सारे सेंट्रल आइडिया हैं। तो आप कौन कौन से सेंट्रल आइडिया पढ़ें, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको ये वीडियो देखना चाहिए। और यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूं। तो अब बात करते हैं कि सर बहुत सेंट्रल आइडिया है, लेकिन कौन से सेंट्रल आइडिया हम पढ़ के जाएं जो हमारे पेपर में आ जाए और जो मैं लिख के आ जाऊं। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि वो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया कौन सी है जो बोर्ड की परीक्षा में हर वर्ष लगातार पूछी जा रही है। तो अभी मान के चलिए कि 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। और मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, यदि आप क्लास 12 के कक्षा 12 के इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हैं इस वर्ष, चाहे किसी भी वर्ष, तो आप ये मान के चलिए कि ये तीनों सेंट्रल आइडिया पेपर में आती ही आती है। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि अगर आप सेंट्रल आइडिया के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, शुरू से लेकर के आखिरी तक अगर देखते हैं, तो आपको इस वीडियो के अलावा, इस 3 सेंट्रल आइडिया के अलावा आपको कोई भी सेंट्रल आइडिया पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है जिसके पढ़ने पर आपको अलग से सेंट्रल आइडिया पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल 3 सेंट्रल आइडिया पढ़ने से आपके एग्जाम में काम हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं। मैंने पहले से बोर्ड पर लिख के रखा है कि वो कौन से 3 सेंट्रल आइडिया है जो आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, आइए देख लेते हैं एक बार। विद्यार्थियों, यहाँ पे 3 चीजें मैंने लिख के रखी है। जो चीजें लिख के रखी है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, सेंट्रल आइडिया क्लास 12। तो पहली बात तो ये कि ये जो वीडियो है, पहली बात ये क्लास 12 के बच्चों के लिए है। तो जो बच्चे बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं क्या लिख के रखा है। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया फॉर क्लास 12, यानी 3 महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया है जो क्लास 12 के बच्चों के लिए नेसेसरी है या आवश्यक है। बात कर लेते हैं वो 3 सेंट्रल आइडिया कौन सी, आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा, फिर एक बार मैं रीड कर देता हूं आपके सामने। पहले नंबर पे सेंट्रल आइडिया मैंने लिख के रखा है माई मदर एट 66। दूसरे नंबर पे सेंट्रल आइडिया लिख के रखा है कीपिंग क्वाइट। तीसरे नंबर पे लिख रखा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ये 3 सेंट्रल आइडिया है जो बोर्ड की परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। ये मेरी आपसे निवेदन है कि आप इस चीज को देख लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिए। ये जरूर सेंट्रल आइडिया तीनों आ जाएगा बोर्ड में। ठीक है, अब इसको आप स्क्रीनशॉट मान लीजिए, चाहे करके नोट कर लीजिए। 3 ही आता है जो आपके बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम तीनों सेंट्रल आइडिया को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक, आइए बिना देरी के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और नंबर 1 आप हेडिंग डाल लीजिए, सेंट्रल आइडिया माई मदर एट 66। ठीक है बच्चों, चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 पे हो जाएगा। देखिए, नंबर 1 पे आप हेडिंग डाल लीजिए। नंबर 1 पे माई मदर एट 66। ठीक, ये सेंट्रल आइडिया हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, ये हेडिंग डाल के बच्चों अब आगे इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें लिखेंगे दिस पोयम। स्टार्ट करिए, यहां पे लिखेंगे दिस पोयम माई मदर एट 66। माई मदर एट 66। माई मदर एट 66
66 is written by is written by is written by written by कमला दास। कमला दास। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार लिख लेते हैं पूरा, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, घबराइए बिल्कुल मत। चलिए आगे लिखेंगे। द पोएम स्टार्ट्स द पोएम स्टार्ट्स द पोएम स्टार्ट्स with the journey with the journey with the journey of the poet of the poet of the poet with her mother with her mother। आगे बढ़ते हैं। द पोएट नोटिस्ड द पोएट नोटिस्ड द पोएट नोटिस्ड हर मदर सिटिंग beside her her face was colorless। आगे लिख लेते हैं, her face was colorless। फुल स्टॉप। आगे बढ़ते हैं बच्चों। at that time the poet realized that her mother had grew old। फुल स्टॉप। आगे बढ़ते हैं। outside there seemed young green trees enjoying children आगे बढ़ते हैं। then reached airport and standing for looked her mother ठीक है बच्चों, एक बार मैं आपको रीड कर देता हूं, इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आगे समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, आप देखिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट मान लीजिए, बाद में चाहे नोट कर लीजिएगा, चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी देख लीजिएगा। ठीक है, आइए इसकी हिंदी समझ लेते हैं। एक बार मैं रीड कर देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। दिस पोएम माई मदर एट 66 इज रिटन बाई कमला दास। द पोएम स्टार्ट्स विद द जर्नी ऑफ द पोएट विद हर मदर। द पोएट नोटिस्ड हर मदर, देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, हर मदर सिटिंग beside her, he face watch, सॉरी यहाँ पे देखिए
गलत हो गया, देखिए हर फेस हो गया यहाँ पे, ठीक है। हर हर फेस वॉज colorless at that time. The poet realized that her mother had grew old. Outside there seemed young green trees enjoying children. They reached airport and standing for looked her mother. ठीक, अब जरा इसको हिंदी में बात कर लेते हैं। इस पोयम में, इस सेंट्रल आइडिया में जो पोएट हैं वो अपने मम्मी की बात कर रहे हैं और अपने मम्मी के बारे में यहाँ पर इस पोयम में डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं इसको आप पढ़ लेते हैं, लाइन बाय लाइन समझते हैं। दिस पोयम, यह कविता, माई मदर आर 66 इज रिटन बाय कमला दास, यानी ये जो कविता है माई मदर आर 66, इसको कमला दास जी ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। द पोयम स्टार्ट्स विद द जर्नी, पोयम शुरू होती है, द पोयम स्टार्ट्स विद जर्नी, पोयम की यात्रा शुरू होती है द पोएट्स विद हर मदर, यानी इस पोयम में, इस कविता में जो यात्रा या जो कहानी, मतलब जो कविता शुरू होती है वो पोएट के मम्मी के द्वारा शुरू होती है, यानी मम्मी से शुरू होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पोएट नोटिस्ड, पोएट ने ध्यान दिया या कवि ने ध्यान दिया, हर मदर, उनकी माता जी, सिटिंग बिसाइड हर, यानी कवि ने इसमें ध्यान दिया, कवि ने नोटिस किया, ध्यान दिया कि उनकी जो माता है सिटिंग बिसाइड हर, उनके बगल में बैठी हैं, हर फेस, उनका जो चेहरा है वॉज कलरलेस, उनका जो चेहरा क्या है कलरलेस है। और कलरलेस का मतलब होता है कि कोई भी इंजॉयमेंट नहीं है, बहुत दुख है, हाँ, बहुत मतलब कोई भी इंजॉयमेंट नहीं है, बहुत जीवन कलरलेस है, मतलब कोई भी ऐसा आप इसको कह सकते हैं। कलरलेस का मतलब आप क्या कह सकते हैं, आप जरा बताइए। कलरलेस का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, कलरलेस का मतलब हो सकता है यहाँ पर बेरंग ना, या फीका कह लीजिए। कलरलेस का मतलब क्या हो जाएगा, बेरंग या फीका। तो बेरंग हो जाएगा या फीका, यानी जो उनका चेहरा है, उनको चेहरे से देख के लग रहा है कि उनका जो जीवन है वो बहुत बेरंग है, या कोई खुशी नहीं है, बहुत फीका पन रहा है। ठीक है, ये अपनी मम्मी के बारे में बता रहे हैं कवि यहाँ पर। ठीक, और कवि कौन है यहाँ पे, कमला दास। आगे बढ़ते हैं। एट दैट टाइम, उसी समय, द पोएट रियलाइज, पोएट को महसूस हुआ, कवि को महसूस होता है, दैट की हर मदर, उनकी माताजी, हैड ग्री ओल्ड, उनकी माताजी मतलब बुजुर्ग हो चुकी हैं, बुढ़ी हो चुकी हैं या बूढ़ी हो चुकी हैं। ठीक, यानी कवि को ये रियलाइज होता है, महसूस होता है कि उनकी माताजी बहुत बुजुर्ग हो चुकी हैं, बहुत कमजोर हो चुकी है, ग्री ओल्ड। आगे बढ़ते हैं। आउटसाइड देयर सीम्ड, वो जब बाहर देखती हैं, आगे तरफ देखती हैं, बाहर की तरफ देखती हैं, कौन, कवि, कवि जब बाहर की तरफ देखती हैं, देयर सीम्ड, सीम्ड का मतलब होता है दिखता है, महसूस होता है, दिखता है, यंग ग्रीन ट्रीज, जब वो बाहर की तरफ देखती हैं, बाहरी दुनिया की तरफ देखती हैं, तो ग्रीन ट्रीज, जो हरे पौधे हैं, एंजॉइंग विद चिल्ड्रेन, यानी जब वो बाहर की तरफ देखती हैं, ट्रीज यानी पेड़ को देखती हैं, तो वो एंजॉय कर रहे होते हैं, वो ट्रीज, जो ग्रीन ट्रीज हैं, जो हरे पौधे हैं, वो एंजॉय कर रहे होते हैं, आनंद उठा रहे होते हैं, चिल्ड्रेन, अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों मतलब पेड़ पौधों के साथ। आगे बढ़ते हैं। द रीच्ड एयरपोर्ट, द रीच्ड एयरपोर्ट एंड स्टैंडिंग फॉर लुक्ड हर मदर। ठीक, द रीच्ड एयरपोर्ट, यहाँ पे द रीच्ड रहेगा, आप द लिखिए यहाँ पे, या दे होगा, क्या होगा बच्चों यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे द तो नहीं होना चाहिए, हाँ देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे दिन होना चाहिए था, दिन। ठीक, चलिए। देन रीच्ड एयरपोर्ट, जब वो रीच्ड यानी पहुंचते हैं, एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, हवाई अड्डा पे पहुंचते हैं, एंड और स्टैंडिंग फॉर लुक्ड हर मदर, वो जब एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो मतलब जब वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं कवि, एंड और स्टैंडिंग फॉर लुक्ड हर मदर, वह खड़े होकर के अपनी मम्मी को देखते हैं, या अपनी मम्मी की तरफ देखते हैं, या मम्मी को निहारते हैं। ठीक है, समझ गए। ये था माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नंबर 2 हिट डाल लीजिए, कीपिंग पॉइंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। नंबर 2 हो जाएगा बच्चों कीपिंग क्वाइट। नंबर 2 कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट। चलिए नंबर 2 हो गया ये सेंट्रल आइडिया।
अब इसमें लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं, मेरा दे देखिए। लिखेंगे दिस पोयम कीपिंग क्वाइट, this poem keeping quiet, is composed by Pablo Neruda। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस टेक्निक of the poet मेरे साथ लिखते चलिएगा, of the poet is related to a way of motivation, motivation, relaxation, introspection, full stop। This moment is unique moment, This moment is unique moment without any sound, full stop। आगे बढ़ते हैं बच्चों। This process gives benefit to all the creatures, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। poet also clears the confusion about total inactivity, होगा total inactivity, ठीक है, फुल स्टॉप। life is given for a purpose to be fulfilled, ठीक है, fulfilled में यहाँ पे देखिए, फुलफिल्ड में डबल एफ नहीं रहेगा, सिंगल एफ रहेगा, टू बी फुलफिल्ड, ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। मैं यहाँ पे रीड करता हूँ, फिर बेटा आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिस पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय Pablo Neruda। This technique of the poet is related to a way of motivation, relaxation, introspections,
This moment is unique moment without any sound. This process gives benefit to all the creatures. A poet also clears the confusion about total inactivity. Life is given for a purpose to be fulfilled. अब इसका मतलब क्या है हिंदी में मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं बच्चों, यहाँ पे ये कह रहे हैं कवि, यहाँ पे क्या कह रहे हैं देखिएगा, दिस पोएम कीपिंग क्वाइट, ये जो कविता है कीपिंग क्वाइट की जो कविता है इज कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरुदा, यानी इस कविता के कीपिंग क्वाइट कविता के जो कवि हैं वो है पाब्लो नेरुदा, यानी इन्होंने लिखा है। आगे बढ़ते हैं बेटा दूसरी लाइन में, दिस टेक्निक ऑफ द पोएट, ये जो तरीका है कवि का, पोएट मतलब कवि, ये जो तरीका है कवि का इज रिलेटेड टू ए वे ऑफ मोटिवेशन, ये जो तरीका है कवि का ये संबंधित है, रिलेटेड है, संबंधित है मोटिवेशन, किस किस से संबंधित है, मोटिवेशन से, रिलैक्सेशन से और इंट्रोस्पेक्शन से। इन दोनों की हिंदी क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। मोटिवेशन का मतलब होता है कि कोई भी काम देख करके आप करने की इच्छा करते हैं, जिसको हिंदी में प्रेरणा कहते हैं या अभिप्रेरणा कहते हैं, तो मोटिवेशन का मतलब प्रेरणा हो जाएगा। रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन का मतलब बताइए क्या होता है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है आत्मनिरीक्षण। अब देखिए रिलैक्सेशन का मतलब होता है विश्राम, मोटिवेशन यानी कुछ काम करने किसी चीज को करने की इच्छा, जिसको प्रेरणा कहते हैं, जहां सबको कुछ करने का जुनून होता है उसको मोटिवेशन कहते हैं। रिलैक्सेशन का होता है विश्राम, है ना, विश्राम मतलब आराम। इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण क्या होता है, आत्मनिरीक्षण का मतलब होता है कि जैसे आपको सोच रहे थे और कोई काम आपने कर दिया और वो काम करने के बाद आपको सोच रहे थे, यानी उस काम को कैसे किया जाएगा या आपने वो काम कितना सही किया कितना गलत किया, खुद से ही सवाल कर रहे हैं, खुद से ही पॉजिटिव नेगेटिव को अलग अलग कर रहे हैं और खुद से ही सवाल कर रहे हैं, खुद से ही आंसर दे रहे हैं। इसको बोलते हैं आत्मनिरीक्षण करना, यानी ये देखना कि आपने क्या गलती की क्या नहीं की और कहाँ पे क्या किया क्या नहीं किया, खुद से ही सेल्फ से ही कोई चीज जांच करना, उसको आत्मनिरीक्षण कहते हैं, इंग्लिश में उसको इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, तो फिर से देखते हैं इस लाइन को, दिस टेक्निक ऑफ द पोएट इज रिलेटेड टू द वे ऑफ मोटिवेशन, ये जो टेक्निक थी, जो तरीका था पोएट का, कवि का, मोटिवेशन से, रिलैक्सेशन से और इंट्रोस्पेक्शन से। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन से, मोटिवेशन से, रिलैक्सेशन से है। आगे बढ़ते हैं, दिस मोमेंट, यह क्षण, एक यूनिक मोमेंट, ये जो क्षण है ना, ये जो पल है, जो समय है ना, बहुत यूनिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। यूनिक मतलब होता है अद्वितीय, बहुत महत्वपूर्ण है। विदाउट एनी साउंड, ये जो क्षण है ना बहुत महत्वपूर्ण है, बिना किसी आवाज के। होता है ना, आप जब बहुत शांत रहते हैं, अकेले में पढ़ते हैं, तो आपको बड़ा एनर्जी महसूस होती है। तो जो अकेले में रहता है वो जब कोई चीज सोचता है तो एक गहरी बात सोचता है, वही कवि यहाँ पे कहते हैं। दिस प्रोसेस गिव्स, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, गिव्स देती है बेनिफिट टू ऑल द क्रिएचर्स। क्रिएचर्स का मतलब होता है प्राणी, जो भी इस विश्व भर में प्राणी रहते हैं, जो भी मानव रहता है, जो भी प्राणी, मानव संबंधी मतलब हर कोई जो भी प्राणी है पृथ्वी पर रहता है उसको ही क्रिएचर मतलब प्राणी होता है। हम उस सब की बात कर रहे हैं कवि, यहाँ पे कवि कह रहे हैं दिस प्रोसेस, ये जो प्रक्रिया है ना, गिव्स देती है, बेनिफिट फायदा पहुंचाती है, ये जो प्रक्रिया है ना हमें फायदा पहुंचाती है, देती है, टू ऑल सभी को, क्रिएचर्स प्राणी, यानी सभी प्राणी को ये प्रक्रिया हमें फायदा पहुंचाती है, सभी प्राणियों को ये प्रक्रिया फायदा पहुंचाती है। आगे बढ़ते हैं, पोएट आल्सो क्लियर्स, कवि आल्सो क्लियर्स, कवि यहाँ पे स्पष्ट करते हैं क्या, द कंफ्यूजन अबाउट द टोटल इनएक्टिविटी, कवि यहाँ पर क्लियर करते हैं, स्पष्ट करते हैं, कंफ्यूजन जो संदेह है, जो भ्रम है, भ्रांति है, जो कंफ्यूजन है, अबाउट टोटल इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी का मतलब क्या होता है, निष्क्रिय, है ना। निष्क्रिय का मतलब होता है कि कुछ भी आप काम कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है, रीजन क्या है, कारण क्या है, इसी को बोलते हैं इनएक्टिविटी। यानी ये देखना कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ठीक, ये कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं, वो सभी कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि आप मोटिवेशन से, रिलैक्सेशन से, इंट्रोस्पेक्शन से, अगर ये तीनों चीज आप करें तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। और खुद से अगर इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्मनिरीक्षण करें, तो किसी को कहीं से भी बताने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं,
तो कभी यहाँ पे क्लियर करते हैं टोटल इनएक्टिविटी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। लाइफ इज गिवन, जो जीवन है ना वो दिया गया है, या जीवन जो मेरा मिला है या जीवन जो हमें मिला है, गिवन फॉर पर्पज, जो जीवन मिला है ना ये कुछ उद्देश्य के लिए मिला है, कुछ पर्पज है इस जीवन का, टू बी फुलफिल्ड। यानी इन सभी के माध्यम से, कभी कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कह रहे हैं कि लाइफ इज गिवन, जो जीवन हमें मिला है फॉर ए पर्पज, एक उद्देश्य के लिए मिला है, एक निश्चित उद्देश्य के लिए मिला है, उसकी कोई वजह होनी चाहिए, कोई ना कोई वजह है जो हमें जीवन मिला है, और इतना महत्वपूर्ण जीवन है कि आप बिल्कुल ऐसे ही मतलब जाया नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे कभी कह रहे हैं कि पर्पज टू बी फुलफिल्ड। और वो जो जीवन मिला है ना, हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ करना होता है, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, अगर वो पर्पज है, वो उद्देश्य है जो करना चाहते हैं, अगर वो पूरा हो जाए, उसी को फुलफिल कहते हैं। यानी जो हमारा जीवन मिला है, कभी कह रहे हैं कि जो हमारा जीवन मिला है उसको पूरा करने के लिए ही, या उसको पूरा करना ही हमारा पर्पज होना चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ये यहाँ पर इस वाले सेंट्रल आइडिया में कभी यहाँ पे कहना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 3 हेडिंग डाल। नंबर 3 लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 हेडिंग डाल लीजिए, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं बच्चों। दिस पोयम, यहां लिखिए दिस पोयम, दिस पोयम, दिस पोयम a thing of beauty, a thing of beauty is composed by John Keats, John Keats। स्टॉप। आगे बढ़ते हैं बच्चों। The poet has written, the poet has written, poet has written, poet has written this poem, this poem, this poem about the things, about the things of beauty around us, of beauty, beauty around us। आगे बढ़ते हैं। He says that, he says that, he says that a thing of beauty, a thing of beauty, a thing of beauty is joy, is joy, joy forever, forever, forever and never ends, and never ends, never ends, फुल स्टॉप। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, आगे लिखिए ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी gives encouragement, gives encouragement, encouragement, encouragement to move forward, to move forward, move forward and work efforts, and work efforts, effort for betterment, for the betterment
for the betterment and the negativity and the negativity is removed. Full stop. Removed. Nature also plays role. Nature also plays role for the survival and for the survival and struggle. यहाँ पे देखिए सर्वाइवल की स्पेलिंग SUR हो जाती है। सर्वाइवल आगे लिखेंगे सर्वाइवल एंड स्ट्रगल of the creatures. फुल स्टॉप। आगे लिखेंगे नेचर ऑलवेज टीच। नेचर ऑलवेज टीच। नेचर always teach these things all things develop positivity which is a joy forever. ठीक है बच्चों, आइए इसको हम समझ लेते हैं। एक बार रीड कर लेता हूं। ठीक, दिस पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन किट्स। The poet has written this poem about the things of beauty around us. He says that a thing of beauty is joy forever and never ends. A thing of beauty gives encouragement to move forward and work effort for the betterment, and the negativity is removed. Nature also plays role for the survival and struggle of the creatures. Nature always teaches these all things develop positivity which is a joy forever. ठीक है, आइए हम थोड़ा सा इसको हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। आइए इसको हिंदी में समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए बच्चे, दिस पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी जो ये कविता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन किट्स। मतलब जॉन किट्स कवि के द्वारा लिखी गई है। यानी जो कविता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी ये जॉन किट्स द्वारा लिखी गई है, या इसके कवि कौन है? जॉन किट्स है। पहले लाइन का मतलब हो गया। आगे बढ़ते हैं। द पोएट हैज रिटन, कवि ने लिखा है या कवि लिखते हैं या लिख चुके हैं, कवि लिखे हैं दिस पोयम, इस कविता को, कवि लिख रहे हैं इस कविता को अबाउट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी अराउंड अस। यानी जो कवि हैं इस कविता में ये लिख चुके हैं या दिखा रहे हैं कि हमारे आसपास की सुंदरता कैसी है। यानी थिंग्स ब्यूटी, सुंदरता कैसी है, अराउंड अस, हमारे चारों तरफ की सुंदरता कैसी है, ये कवि इसमें दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ही सेज, वह कहते हैं, दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी, वह कहते हैं कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जो वस्तु की सुंदरता है, ए जॉय फॉर एवर, ये जॉय फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए। ठीक है, ही सेज, वह कहते हैं, दैट की ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, किसी वस्तु की सुंदरता, ए जॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए होनी चाहिए, एंड नेवर
एंड्स, और उसकी समाप्ति कभी नहीं होनी चाहिए। यानी जो चीज सुंदर है वो हमेशा सुंदर ही रहता है। जो भी नेचर है, जो प्रकृति है वो बहुत सुंदर है, वो कभी भी मतलब उसका एंड नहीं होता। जैसे जो आज सुंदर है तो कल को, ऐसे मान लीजिए सन है, सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, आकाश है, पेड़ पौधे हैं, सब सुंदर हैं, हमेशा रहेंगे। ये नेचर की अपनी सुंदरता है। ठीक है, यही कवि इसमें कह रहे हैं कि नेवर एंड्स, जो कभी खत्म नहीं होता। जो जॉय है ना वो कभी खत्म नहीं, जो एंजॉय है, जो आनंद है, अपना खुद का आनंद है, जो किसी भी चीज में, किसी वस्तु में जो सुंदरता है उसकी, वो कभी भी खत्म नहीं होती, उसका कभी एंड नहीं होता। ठीक, ये थिंग ऑफ ब्यूटी, वस्तु की सुंदरता गिफ्ट्स, जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, जो सुंदरता है, गिफ्ट्स देती है इंकरेजमेंट। इंकरेजमेंट का मतलब होता है प्रोत्साहन। ठीक, ये थिंग ऑफ ब्यूटी गिफ्ट्स, जो सुंदरता है किसी वस्तु की, गिफ्ट्स देती है इंकरेजमेंट, हमें प्रोत्साहन देती है, प्रोत्साहित करती है टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए। यानी जो एक इंकरेजमेंट है वो प्रोत्साहन देता है टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। एंड वर्क एफर्ट, और काम करने के लिए, एंड एफर्ट करने के लिए, मेहनत करने के लिए, फॉर द बेटरमेंट, और किस लिए मेहनत करना है, फॉर द बेटरमेंट, सुधार के लिए। बेटरमेंट का मतलब होता है बेहतर बनना, बेहतर सुधार के लिए हमें आगे मोटिवेट करती है, इंकरेज करती है। एंड द निगेटिविटी, और क्या करती है, एंड द निगेटिविटी, और नकारात्मकता है, जो गलत विचारधारा है, जो एक कुंठित विचारधारा है, जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है अपने जीवन में या अपने माइंड में, इज रिमूव्ड। और क्या करती है, जो प्रोत्साहन है ना अपने जीवन को बनाता है और नेगेटिविटी को समाप्त करता है, रिमूव करता है, हटा देता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेचर आल्सो प्लेज, नेचर मतलब प्रकृति, ये पूरा विश्व। नेचर आल्सो प्लेज, प्रकृति भी हम मतलब खेलती है, प्रकृति भी खेलती है रोल, यानी प्रकृति भी खेलती है, अपनी भूमिका निभाती है, रोल भूमिका निभाती है फॉर द सर्वाइवल, यानी प्रकृति भी अपना सर्वाइवल के लिए भूमिका निभाती है, वो भी समय समय पर चेंज होती है। ठीक है, इसका मतलब ये कि अपने फ्यूचर को बेटरमेंट बनाने के लिए आपको भी चेंज होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। एंड स्ट्रगल, और मेहनत करती है, संघर्ष करती है, ऑफ द क्रिएचर्स, यानी सर्वाइवल एंड स्ट्रगल ऑफ द क्रिएचर्स, यानी जो प्रकृति है ना वो भी संघर्ष करती है, क्रिएचर सभी प्राणी को भी संघर्ष करना चाहिए फॉर द बेटरमेंट फ्यूचर, यानी अपने भविष्य के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑलवेज टीच, प्रकृति हमें हमेशा सिखाती है, प्रकृति नेचर टीच, प्रकृति सिखाती है, ऑलवेज हमेशा, यानी प्रकृति कुछ न कुछ हमेशा हमें सिखाती है। फिर आगे कह रहे हैं दीज ऑल थिंग्स, ये सभी चीजें डेवलप, ये सभी चीजें विकसित होती हैं या विकास होता है इन चीजों का, पॉजिटिविटी। ठीक है, इन दीज ऑल थिंग्स, ये सभी चीजें डेवलप पॉजिटिविटी, ये सभी चीजों का एक पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, विच इज जॉय फॉर एवर। अगर किसी भी चीज का पॉजिटिविटी देखी जाए, अगर वो सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो उसका कह रहे हैं कि विच इज जॉय फॉर एवर, जो हमेशा के लिए, फॉर एवर मतलब हमेशा, जॉय मतलब खुशी, जो हमेशा के लिए आनंद देता है, खुशी देता है। बात समझे? जैसे आपको कुछ भी करना होता है, आप कुछ भी ऐसा काम करते हैं जिसको आपको काम करने के बाद सेटिस्फेक्शन मिले, संतुष्टि मिले, तो आपको खुशी होती कि नहीं होती है, और वो हमेशा के लिए होती है कि आपने एक बेटर काम किया है, बेहतर काम किया है। उसी हिसाब से यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जब भी कोई हम काम करते हैं तो ऑल दिस थिंग्स डेवलप पॉजिटिविटी, वो हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण देता है, जो काम अच्छे होते हैं, विच इज जॉय फॉर एवर, और जो खुशी, जो आनंद हमेशा के लिए होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप कि बच्चों आपने पूरा वीडियो देखा होगा, और इस वीडियो में हमने 3 सेंट्रल आइडिया को कवर किया है। मैंने शुरू में बोला था कि इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडियाज। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आपके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लीजिए। उससे होगा क्या कि सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो यूट्यूब चैनल पर, जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा, आपको आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस जबरदस्त एनर्जी के साथ अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।